सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर कोई सेक्टर में आया है तो वो है हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इतना इन्फ्लेशन बढ़ने का सबसे प्राइम रीज़न कौन सा है? इन्फ्लेशन मोस्टली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। लोगों की जो हेल्थ के रिलेटेड जो डिमांड थी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, और उस हिसाब से जो सप्लाई करने वाला पार्ट जो है, जो कि डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है, वो सप्लाई इस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से डिमांड जनरेट हुई, जिसके कारण लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से जो है उसकी कीमतें जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एक सर्विस सेक्टर है। किसी भी ह्यूमन की सर्विस प्रोवाइड करने की कैपेसिटी जो होती है वो एक लिमिटेड होती है, और डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई बट सप्लाई जो है वो प्रोवाइड अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, बढ़ाया नहीं गया, जिसके कारण जो है इस सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। सप्लाई कम होने का सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण कौन सा है? तो उसका कारण है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम। अगर किसी को भी डॉक्टर बनना है तो उसको बचपन से ही बहुत ही स्ट्रिक्ट पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद उसकी सीट्स लिमिटेड होने के कारण एडमिशन्स जो है वो बहुत ही कम हो पाते हैं, जिसके कारण जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कम सप्लाई होता है कम्युनिटी को। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो एक सॉल्यूशन है ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस जो है वो खोले जाए। नर्सिंग कॉलेजेस, फिजियोथेरापी, होम्योपैथी कॉलेजेस जो है वो बढ़ाए जाए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस ये सारी चीज़ें जो है इंक्रीज़ की है। एज़ वेल एज़ फॉरेन ग्रेजुएट्स को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर मिलती है। ह्यूमन रिसोर्स अब प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है वो है स्किल, क्योंकि इन सब लोगों के पास डिग्रीज़ वगैरह तो रहती है, मगर उस हिसाब से डायग्नोस्टिक स्किल या फिर क्लिनिकल मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो डेफिशिएंट होने के चांसेस ज़्यादा है। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज एज कंपटीशन विल ग्रो, कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इन लोगों को लर्निंग करके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके स्किल डेवलपमेंट जो है वो करना पड़ेगा। अभी सिर्फ टायर 1 सिटीज़ के अंदर सारे स्किलफुल डॉक्टर्स वगैरह जो अवेलेबल है उनका मूवमेंट अभी जो टायर 2 और विलेजेस टायर 3 के अंदर जो है मूवमेंट होना अभी भी बाकी है, जो कि होना अब शुरू हो चुका है। तो हेल्थ केयर सिस्टम्स जो है वो अभी जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे अभी ये ह्यूमन रिसोर्स का मोबिलाइजेशन शुरू हो चुका है। आने वाले टाइम के अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ पे फोकस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जैसे कि लोग अपने कार्डियोवास्कुलर रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, वेट रिडक्शन करते हैं। सेकंड हो गया योगा या तो फिर मेडिटेशन सेंटर, जिसमें लोग अगर रेगुलरली विजिट करें अपने मेंटल हेल्थ पे जो है वो फोकस करें। तीसरा हो गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, जिसके अंदर अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, लोग उसमें ज्वाइन करें, अपना दिन का टाइम जो है वो उसमें डिवोट करें, एंड डिजीज़ डेवलपमेंट ही ना हो उस डायरेक्शन के अंदर गवर्नमेंट भी सबसे ज़्यादा फोकस दे। क्यूरेटिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो वो अभी जो है गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। गवर्नमेंट के अंदर 3 मेन लेवल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी लेवल पे पीएचसी सब सेंटर्स आ जाते हैं, सेकेंडरी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, टर्सरी लेवल पे जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एज वेल एज मेडिकल कॉलेजेस जो है वो आ जाते हैं। बट एज़ द गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर और उसके अंदर पेशेंट्स का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि भाई उसको क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी। इसलिए गवर्नमेंट के अंदर ने पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे अंदर काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स जो है वो डेवलप करना शुरू किए। जैसे कि कार्डियक हॉस्पिटल के अंदर यूएन मेहता, या तो फिर किडनी हॉस्पिटल्स के अंदर आईकेडी आ जाता है, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तीसरी जो है वो है हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स। बट एज़ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको अफोर्ड कर पाना हर कोई किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो चौथा जो है कंसेप्ट जो है वो है कॉरपोरेट के अलावा भी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स, जिसके अंदर कोई भी ट्रस्ट जो है वो हॉस्पिटल बिल्डअप करता है और डॉक्टर्स जो है उसके अंदर एज अ जॉब उसमें काम करते हैं, और इसके अंदर सारी चीज़ों के वाउस जो है वो जो रेट्स जो है वो पहले से फिक्स्ड होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल जो है वो साबित हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर।
कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स। जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स एज वेल एज कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उसी तरीके के हॉस्पिटल्स के अंदर भी गवर्नमेंट, प्राइवेट एज वेल एज कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल बन सकता है। गवर्नमेंट को डॉक्टर्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए? तो जैसे कि गवर्नमेंट जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम एज वेल एज एग्ज़िट एग्ज़ाम्स जो है वो भी ले रही है, जिसके कारण जो है क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो मेंटेन हो। वैसे भी गवर्नमेंट्स को जो है वो डिग्री देने से ज़्यादा जो है उनको रेगुलेशंस पे जो है वो फोकस करना चाहिए। लिबरलाइजेशन इन ओपनिंग द मेडिकल कॉलेजेस, जो भी मेडिकल कॉलेजेस खोलना चाहता हो उसको परमिशन दे देनी चाहिए। उसके कारण क्या होगा कि जो डॉक्टर्स जो है उनकी फ़ीस वगैरह जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, जिसके कारण अगर कोई अच्छे से कम फीस के अंदर पड़ा है तो फिर वो पेशेंट्स की केयर के अंदर भी जो है वो कम पैसे लेके काम कर पाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन, डीरेगुलेशंस ऑफ द हेल्थ केयर थोड़ा सा और चाहिए। इसके कारण ओवरऑल जो है वो कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ेगा एंड इसके अंदर क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो आएगा, एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी भी जो है वो बढ़ेगी। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।